हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज की सीरीज में पार्ट 14 लेकर आई हूं। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो क्लिनिकल बेस्ड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक और सीरीज शुरू करी है जो PYQs की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं नॉर्सेट में, उसकी एक सीरीज शुरू की गई है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है। जैसा कि प्री एग्जाम है 12 अप्रैल को, तो उसके हिसाब से ही ये सीरीज बनाई गई है ताकि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे और आपको पता भी चलता रहे कि लास्ट ईयर या और पिछले ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपना। मैंने ग्रेजुएशन आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एसकी हैदराबाद से किया है। मेरा नर्सिंग में दिल्ली एम्स का एक्सपीरियंस है जो कि 13 इयर्स का कंप्लीट हो चुका है और मैं इन कंटिन्यूएशन विद दैट मैं एम्स दिल्ली की ही जॉब में हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Question number 1. The nurse explains to the students nurses that the rationale behind administering recombinant tissue plasminogen therapy to Mr. Sajan. फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये मेरी पिछली वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में है। तो मिस्टर साजन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मिस्टर साजन का केस कैसा था। He is 40-year-old patient presented in emergency with sudden onset of left side facial drooping, left arm weakness and slurred speech. His BP was 220 over 100, pulse was a 98, pupils are equal. तो इसका डायग्नोसिस हमने जो फाइंड आउट किया था वो था स्ट्रोक। और क्योंकि मिस्टर साजन विद इन विंडो पीरियड में थे, उनको हॉस्पिटल की ER यानी इमरजेंसी में ले आया गया था। ओनली 1.5 आवर्स में ही उनको इमरजेंसी में लाया गया था, तो इनको थ्रोम्बोलाइटिक्स देने का डिसीजन लिया गया था। तो जो रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन थेरेपी है वो मिस्टर साजन को दी जाएगी। तो उस वो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस थेरेपी। तो यहाँ पे जो रैशनल है वो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू क्लॉट, प्रिवेंटिंग कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बाई इनटू एम्बोलाई, ब्रेकिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लॉट्स, इंक्रीजिंग प्लाज्मा लेवल इन द ब्लड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, ब्रेकिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लॉट्स। जो प्लाज्मिनोजन थेरेपी होती है उसमें क्या होता है ना, देर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन दैट विच जो हमें दैट इज द नेचर ऑफ ब्रेकिंग ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट्स। तो क्लॉट को जो है ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं ये प्लाज्मिनोजन। तो इसीलिए मिस्टर साजन को रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन थेरेपी दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि हमने जो प्रोटीन लिया है इस थेरेपी के लिए वो 2 और मोर देन 2 सोर्सेज का लिया है, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन थेरेपी बोला जाता है। फ्रेंड्स, जो मेरी वीडियोस हैं थोड़ी लंबी हो रही हैं, तो क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन को ऐड कर रही हूँ, तो आप मुझे सजेशन देके बताइए, यू वांट एक्सप्लेनेशन फॉर दीज क्वेश्चंस और नॉट। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो टाइम भी आपका सेव होगा और जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट होंगे, आपको देखने में भी इजी हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, आपकी सहूलियत के हिसाब से ही वीडियो बनाई जाएगी। Question number 2. A 14-year-old boy had fever for 5 years, which is not responding to over-the-counter medicines. He has headache, vomiting, and is not accepting orally. His vitals are pulse rate 108 per minute, SpO2 is 97% on room air, and temperature is 38 degrees Celsius. Which of the following tests a nurse should perform during the assessment to establish a provisional diagnosis? Options दिए हुए corneal reflex, B is Weber's test, C is cold caloric test, D is Kernig's sign. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेशेंट है वो एक यंग बॉय है और 5 डेज से उसको फीवर आ रहा है। फीवर 38 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और जो SpO2 है वो 97% है ऑन रूम एयर पे। पल्स थोड़ी ज्यादा है बट इट्स नॉट टैकीकार्डिया।
एंड उसको हेडेक है और वॉमिटिंग है। तो ये सारे जो साइंस हो सकते हैं ये रिलेटेड टू मेनिंजाइटिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कर्निंग साइन है वो इम्पोर्टेंट है एस्टैब्लिश करना। अगर पेशेंट को कर्निंग साइन पॉजिटिव है तो पेशेंट इज अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस। यहाँ पे क्या होगा, जब वाइल ऑन एग्जामिनेशन जब एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, तो देयर में बी स्टिफनेस इन द हैमस्ट्रिंग मसल ऑफ द चाइल्ड। जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है उसमें स्टिफनेस हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर इज द हैमस्ट्रिंग मसल, and the sign indicates the child has inflammation or infection in his meninges. Question number 3. Patient undergoes a contrast CT scan and it is not shown it does not show any evidence of increased intracranial pressure. Which test is likely to be done next to establish the diagnosis? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी, लंबर पंक्चर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग, डी ऑप्शन है डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो यहाँ पे अगर सीटी स्कैन में हो चुका है और वहां पे कोई साइन हमें नहीं मिला है इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, तो हमें डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने के लिए लंबर पंक्चर करना पड़ सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लंबर पंक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे जो ये दोनों क्वेश्चन है और ये जो नेक्स्ट भी मैं बोलने वाली हूँ ये इंट्रा कनेक्टेड है, सेम पेशेंट के लिए है। Question number 4. The nurse positions the head in the neutral position. She understands it is important too. नर्स ने न्यूट्रल पोजीशन में हेड एंड को रखा है, तो वाई? ऑप्शन दिए हुए हैं, टू रिड्यूस नेक मूवमेंट्स टू प्रिवेंट वॉमिटिंग, बी इज रिड्यूस नेक पेन एंड हेडेक, सी इज फैसिलिटेट venous drainage from the brain, and D is monitor jugular venous pressure. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फैसिलिटेट venous drainage from the brain. Question number 5. A 30-year-old female patient presented with a history of a fall at home. She was not able to move her lower limbs after the fall. She has normal power in the upper limbs. The patient had a pacemaker inserted 4 years back and is on the antiplatelets. She is conscious and hemodynamically stable. The nurse suspects injury in which part of the spine? Options are cervical spine, coccyx, dorsal spine, sacral spine. तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। 30-year-old की फीमेल है एंड उसको फॉल हुआ है घर पे एंड शी इज नॉट एबल टू मूव हर लिम्स। मतलब फॉल के बाद वो लिम्स को मूव नहीं कर पा रही है, लोअर लिम्स को, पैरों को मूव नहीं कर पा रही है, और अपर लिम्स में नॉर्मल पावर है, और 4 साल पहले उसको पेसमेकर डला हुआ था एंड शी इज ऑन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, कॉन्शियस है। तो द नर्स सस्पेक्ट्स इंजरी इन विच पार्ट ऑफ द स्पाइन, कौन से पार्ट में स्पाइन की इंजरी हो सकती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डोर्सल स्पाइन। फ्रेंड्स, जो डोर्सल स्पाइन है वो थोरेसिक स्पाइन भी बोली जाती है, और ये थोरेसिक स्पाइन जो है T1 से T12 तक होती है, 12 वर्टिब्री होती हैं। और अगर यहाँ पे कोई इंजरी होती है तो लोअर लिम्स अफेक्ट होते हैं, ब्लैडर अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दी हुई है डोर्सल स्पाइन को ही रिलेट कर रही है। Question number 6. After 3 days of admission, nurse assesses a 4 into 3 centimeters reddish discoloration over the sacral area. She suspects that this discoloration is the dash. तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, A is bruise from the fall, B is tinea vesicular or a fungal infection, C is pressure sore, D is erythema nodosum. तो आई नो स्मार्ट नर्सेज ने आंसर कर भी दिया होगा। यहाँ पे जो है सैक्रल एरिया में अगर डिस्कलरेशन मिली है तो वो डेफिनेटली प्रेशर सोर की वजह से हुई है, और दैट इज अ मोर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेशर सोर, तो प्रेशर सोर को ही सस्पेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7. The nurse is preparing the patient for discharge. Which of the following statements by the nurse
Why the patient reflects that the patient understood the discharge teaching. जब भी आप पेशेंट को डिस्चार्ज की टीचिंग देते हो तो क्या पेशेंट ने समझ लिया है, आप उसको काउंटर करते हो पेशेंट को कभी? तो अगर पेशेंट को कोई क्वेश्चन होता है तो आपको देन एंड देयर सॉल्व करना है, क्योंकि डिस्चार्ज टीचिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक पेशेंट के लिए। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आई विल परफॉर्म ROM एक्सरसाइज ऑफ माई पेशेंट्स of my legs with the help of my upper extremities. B is I will take twice the energy requirements for wound healing. C is I will take steroids whenever I feel pain and inflammation. And D is I can resume driving for long distance. यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। आई विल परफॉर्म ROM एक्सरसाइजेस यानी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ऑफ माई लेग्स विद द हेल्प ऑफ माई अपर एक्सट्रीमिटीज। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है। तो जब भी स्पाइनल की इंजरी होती है पेशेंट को तो ROM एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक्टिविटी जब तक पेशेंट नहीं करेगा तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, और रिहैबिलिटेशन स्पाइन की इंजरी में बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, a 36-year-old male patient has been experiences progressively worsening headaches in the morning associated with vomiting for 2 weeks. He has become forgetful but can take care of his daily needs. As a nurse, you suspect raised intracranial pressure. What clinical test would help you establish raised ICP? Option दिए हुए हैं, pupillary asymmetry, B is GCS score below 8, C is corneal reflex, and D is fundus examination for papilledema. यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, फंडस एग्जामिनेशन फॉर पैपिलोडीमा। फंडस एग्जामिनेशन जो है आईज का एग्जामिनेशन होता है, और अगर आईसीपी है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है पेशेंट को ड्यू टू सीएसएफ माल एब्जॉर्प्शन या ब्लॉकेज या जो आउटफ्लो हो रहा है सीएसएफ का उसके कारण, तो पेशेंट को जो है इंक्रीज हो जाएगा आईसीपी और पैपिलोडीमा हो जाएगा। तो इट्स अ कंडीशन वेयर वी कैन डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर और गुलिन-बैरे सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। तो फंडस एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। Question number 9. In case of headaches associated with raised intracranial pressure, the following association with vomiting is observed. Options are vomiting follows headache and makes it worse. B is vomiting follows headache and relieves it. C is no relation between headache and vomiting. D is headache starts after projectile vomiting. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, vomiting follows headache and relieves it. अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो और पैपिलोडीमा होगा तो पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन होगी, नॉजिएटेड रहेगा, और वॉमिटिंग के बाद जो है हेडेक रिलीव हो जाएगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है आईसीपी रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब रेज होता है और वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, the nurse expects which one of the following medication to be prescribed for reducing high intracranial pressure? Options are mannitol, dilantin sodium, lorazepam, Syndopa. जो कॉमन मेडिकेशन है वो है मैनिटोल। मैनिटोल दिया जाता है टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर लेवल्स बाय 2 एस्पेक्ट्स इन द सेरिब्रल रीजन। एक तो ओस्मोसिस के थ्रू से, और एक ब्लड की विस्कोसिटी को एक्सपैंड करके। इन दो प्रॉपर्टीज के कारण मैनिटोल इज एप्रोप्रिएट ड्रग टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, osmosis and decreasing the viscosity of the blood. Question number 11, the child became unresponsive and started showing abnormal hand and leg movements with uprolling of eyeballs and tongue bite. Which of the following actions by the relative should be stopped by the nurse? Options are turning the patient on one side, protecting the patient by keeping side rails up, inserting a rubber object
between teeth to prevent tongue bite, and D is loosening the clothes of the child. Here option C is correct, inserting a rubber object between teeth to prevent the tongue bite. Question number 12. Mrs. Sheila is suffering from severe hypertension from past 10 years. She was found unconscious in the bathroom. Her assessment in ER reveals she can open her eyes only on pain stimuli, is confused and move her limbs away in painful stimuli. The duty nurse assesses the Glasgow Coma Scale GCS of the patient and found it to be ऑप्शंस दिए हुए हैं 5, 8, 10 या 13। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 10। फ्रेंड्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है जीसीएस स्केलिंग और रेटिंग स्केल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से मेरी वीडियो रेटिंग स्केल्स के ऊपर देख सकते हैं। जीसीएस स्कोरिंग आपको वहां से मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो आई ओपनिंग है वो पेनफुल स्टिमुलाई से हो रही है, इसलिए इसको 2 स्कोर दिया जाएगा यानी 2। एंड द स्कोर फॉर कंफ्यूज्ड स्टेट 4 रहेगा। स्कोर फॉर मूविंग लिम्स ऑन पेनफुल स्टिमुलाई वुड बी 4, hence the total GCS score would be 10. Question number 13. The nurse understands that the kind of response recorded in GCS is, ये इन कंटिन्यूएशन है प्रीवियस क्वेश्चन के। ऑप्शंस दिए हुए हैं द वर्स्ट रिस्पॉन्स, द बेस्ट रिस्पॉन्स, द एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ 3 एग्जामिनेशंस, बोथ द बेस्ट एंड द वर्स्ट रिस्पॉन्स। तो अगर जीसीएस स्कोरिंग कर रही है नर्स तो उसको बेस्ट रिस्पॉन्स लेना है पेशेंट का, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बेस्ट रिस्पॉन्स यानी ऑप्शन नंबर बी। Question number 14. A nurse is caring for a patient with corneal transplant. Which of the following indicates needs for more education if the patient of corneal transplant say that he is allowed to? Options हैं A. Wear eye patch, B. Lift heavy weight, C. Avoid sun exposure, D. Put eye drops in the operated eye. Correct answer here is option B. Lift heavy weight. हैवी वेट करने से स्ट्रेन पड़ेगा आईज पे, इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में। क्वेश्चन नंबर 15. द नर्स इज गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटी रिगार्डिंग आई डोनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स आर इनएलिजिबल टू डोनेट आईज? ऑप्शंस A is diabetes, B syphilis, C refracted errors, and D is anemia. Correct answer is syphilis patients. Syphilis is a sexually transmitted disease. In addition to that, HIV positive, hepatitis B and C positive patients are also deferred from donation of eyes. तो यहाँ पे जो correct answer है वो है option B, syphilis. Question number 16. Miss Ria is 45-year-old and was diagnosed with diabetes 12 years ago. She recently started complaining of floaters and sensation of curtain falling in her visual field. The nurse doing her assessment suspects patient to be suffering from which complication of diabetes? Options are A. Glaucoma, B. Cataract, C. Retinal detachment, D. presbyopia. तो यहाँ पे जो पेशेंट है 45 इयर्स ओल्ड है और डायबिटिक है 12 इयर्स से। अभी उसको जो है ना सेंसेशन ऑफ कर्टेन फॉलिंग इन द फ्रंट ऑफ हर आईज आ रहा है और फ्लोटर्स आ रहे हैं आईज की विजुअल फील्ड में। तो यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं डायबिटीज की। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक फुट अल्सर। इन सर्टेन केसेस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये सारे जो हैं डायबिटीज के लॉन्ग टर्म डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पे जो है रेटिनल डिटैचमेंट सस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पेशेंट ने बताया कि उसको फ्लोटर्स फील हो रहे हैं और फॉलिंग ऑफ कर्टेन इन हर विजुअल फील्ड। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं और साइंस हैं ये रेटिनल डिटैचमेंट के ही हैं। Question number 17. What is important for the nurse to include in the post-operative care of the patient following tympanoplasty? Options हैं avoid flight travel,
encouraging the patient to bathe next day after surgery. C is avoid changing the cotton padding. D, instruct patient to forcefully blow nose. Correct answer is A option, avoid flight travel. क्यों मना करते हैं फ्लाइट ट्रेवल के लिए? क्योंकि इट इंक्रीजेस द इंटरनल प्रेशर विद इन द ईयर। तो जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सर्जरी हुई है, टिम्पैनोप्लास्टी हुई है, तो हमें जो इंटरनल प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखना है, न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल रखना है। और क्योंकि इसके अगर इंक्रीज होगा प्रेशर तो डैमेज करेगा ऑपरेटेड साइड को, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 18, a 65-year-old man is experiencing sensory neural hearing loss associated with presbycusis. What is the priority nursing diagnosis for this patient? Friends, जो presbycusis है, इट्स अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। जब हम एजिंग करते हैं तो पर्सन को जो हियरिंग लॉस होता है एज के अकॉर्डिंग, उसको हम presbycusis कहते हैं। एंड यहाँ पे जो है पेशेंट को इज एक्सपीरियंसिंग सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। उस एजिंग के कारण ही सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है। और व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग, क्या नर्सिंग का डायग्नोसिस बनेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है impaired verbal communication. Impaired verbal communication could be the one nursing diagnosis for this patient. तो इन एग्जाम्स में नर्सिंग डायग्नोसिस भी पूछा जा सकता है, एक कोई डायग्नोसिस बता के पेशेंट का ना, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। Question number 19. The student nurse is checking the surgical notes of a patient operated for otosclerosis. She learns that the surgery done is correct. Otosclerosis is called. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्टेपिडेक्टमी। स्टेपिडेक्टमी क्या होती है? जब स्टेपीज बोन की ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उसको रिसेक्शन करते हैं और एक्स्ट्रा ग्रोथ को निकालते हैं। That surgery is called स्टेपिडेक्टमी। दैट इज एन मिडल ईयर की जो बोन होती है स्टेपीज, उसके रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ अभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20, विच एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए इज क्लोराम्फेनिकल, बी क्विनिन, सी इज क्लोरोक्विनिन, डी इज प्राइमाक्विनिन। Option C is correct, chloroquine, which is the safe drug for anti-malaria in pregnancy. जो क्लोराम्फेनिकल है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो कि ओटाइटिस मीडिया और कंजंक्टिवा, जो आईज की प्रॉब्लम है, उनके लिए दिया जाता है आई ड्रॉप के रूप में। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इधर, और आगे आने वाली सीरीज में भी मैं ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आती रहूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स के लिए और सॉल्यूशंस के लिए, प्लस सजेशन भी दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको आगे और इन अ बेटर वे मिलती रहें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।